हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट कर दिए थे। ये बता दिए थे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन कर सकता है। आइए वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये बताए थे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि वैसा फूड, वैसा न्यूट्रिशन जो सेल्फ मेड हो, यानी कि प्लांट्स, हम बताए थे कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, वो हेल्प करता है प्लांट्स को खुद ही सेल्फ मेड भोजन बनाने में। ओके, तो उसी को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। वैसा फूड जो हम खुद से बनाएं, किसी भी अदर थिंग्स पे डिपेंड ना हो, उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हम यहाँ तक आप फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बता दिए थे। ये भी बता दिए थे कि प्लांट्स में जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट बनता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। Carbohydrate is formed after photosynthesis. Carbohydrate is formed after photosynthesis, but it is stored in the form of what it is stored in the form of starch. इतना तो क्लियर हो गया कि जो प्लांट्स होते हैं वो सेल्फ मेड भोजन बनाते हैं, खुद से बनाते हैं फूड। और फूड किस फॉर्म में बनता है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। और स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक, प्लांट्स जो हैं वो खुद से कैसे भोजन बना पाते हैं? उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो खुद से फूड बना पाते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला देखा जाए, फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला कैसा होता है। फॉर्मूला होता है 6CO2 + 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight। क्या होता है? O2, 6O2 + 6H2। क्लियर हो गया? ये हमारा है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। एक बार रिएक्शन आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है 6CO2 + 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight forms 6O2 + 6H2। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्लोरोफिल का पोजीशन देखना है। ओके, क्लोरोफिल का पोजीशन कहाँ होता है ये देखना है। पोजीशन ऑफ क्लोरोफिल। अब जैसे कि सारे लोगों को पता है कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि एक प्लास्टिड में पाया जाता है। कौन से प्लास्टिड में? क्लोरोप्लास्ट में। ओके, तो क्लोरोफिल इज फाउंड in a plastid known as chloroplast। इतना सबको क्लियर हो गया? फॉर्मूला पता चल गया। फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला क्या होता है? पोजीशन ऑफ क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है हमारा वो एक प्लास्टिड में पाया जाता है। किस प्लास्टिड में? उस प्लास्टिड का नाम है
क्लोरोप्लास्ट। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब प्लास्टिड की पोजीशनिंग कहाँ होती है? तो अगर हम लोग किसी लीफ का क्रॉस सेक्शन करके और उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको वहाँ पे कुछ ग्रीन कलर का पिगमेंट दिखेगा। ओके, वो पिगमेंट जिस स्ट्रक्चर के अंदर होगा वही स्ट्रक्चर है हमारा क्लोरोप्लास्ट, और वो ग्रीन पिगमेंट है हमारा क्लोरोफिल। तो अगर जब हम किसी लीफ का क्रॉस सेक्शन करेंगे, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक, किसी भी लीफ का अगर हम क्रॉस सेक्शन करेंगे तो हमको कौन सा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ऐसे करके आप लोग के एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। ऐसे करके कुछ कुछ बीच में ऐसे गैप्स भी मिलेंगे, कुछ ऐसा भी मिलेगा, कुछ ऐसे गैप्स। ओके, तो ये जो हमारे ये वाला हो गया इंटरसेलुलर स्पेस हो गया। ओके, इंटरसेलुलर स्पेस। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला इसी में ऐसे डॉट डॉट करके कुछ ग्रीन पिगमेंट दिखेगा। ओके, ये ग्रीन पिगमेंट हमारा क्लोरोप्लास्ट और उसके अंदर जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल। दैट्स राइट, क्लोरोप्लास्ट और उसके अंदर का जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल। इतना क्लियर हो गया। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलेगा कि जो हमारा सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना तो हम पहले ही आप लोग को बता दिए हैं कि जो फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। देखते हैं कैसे होता है। सनलाइट का एक्सपेरिमेंट है कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये भी पता चलेगा जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस में बहुत इम्पोर्टेंट है, और स्टार्च की प्रेजेंस भी पता चलेगी। जैसा कि हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि जो फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है लीव्स में। तो इस एक्सपेरिमेंट से स्टार्च का प्रेजेंस भी पता चलेगा और सनलाइट का इम्पोर्टेंस भी पता चलेगा। Importance of sunlight. Importance of sunlight in photosynthesis. Experiment for importance of sunlight in photosynthesis and presence of starch. ये एक्सपेरिमेंट हमारी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। इस एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस एक प्लांट लेना है, उसको 3 दिन तक डार्क रूम में मतलब अंधेरे रूम में रख देना है जहाँ बिल्कुल भी सनलाइट ना आता हो। ओके, और 3 दिन के अंदर जितना भी स्टार्च स्टोर हुआ रहेगा वो सारा यूज्ड अप हो जाएगा। अब 3 दिन के बाद फिर उस प्लांट को ले जाके सनलाइट में कुछ घंटों के लिए रखना है। ठीक, अब कुछ घंटों के बाद हम देखेंगे कि उस प्लांट में कुछ आप लोग एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। मान लो ये ऐसे कोई लीफ है,
तो उसमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर सनलाइट में रखने के बाद ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का दिखेगा हमको। ठीक, इसका मतलब कि जो लीफ है वो सनलाइट, जो प्लांट है वो सनलाइट लिया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ। ओके, इतने दूर में क्लोरोफिल की वजह से स्टार्च आ गया। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि स्टार्च की वजह से वो उसका कलर डिफरेंट हुआ है? तो सबसे पहले लीफ को हम लोग वाटर में बॉयल करेंगे, अल्कोहल में कुछ देर के लिए डालेंगे और फिर इसको इस पे आयोडीन डालेंगे। तो हम लोग को ये जो ऐसा कलर जो हम बता रहे थे, ऐसा सब, ये वाला हम लोग को ब्लू और ब्लैक कलर, ये वाला ब्लू और ब्लैक, ठीक, ये दो कलर दिखेगा। तो इससे हमें ये आयोडीन को जब भी तुम स्टार्च पे डालोगे तो वो ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक, वो पार्ट, वो कोई भी चीज ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाएगा। ये चावल में भी होता है, पोटैटो में भी देखा जाता है। ठीक, तो ये कलर ब्लू और ब्लैक हो जाएगा। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि इतने दूर में लीफ में स्टार्च आ गया है। ठीक, अब हम लोग कुछ देर के लिए लीफ को सनलाइट में रखे हैं तो लीफ के कुछ पार्ट में ही स्टार्च का प्रेजेंस आ गया है। तो अब इस एक्टिविटी को एक बार और हम शुरू से बता देते हैं। सबसे पहले किसी प्लांट को लेना है, 3 दिन तक अंधेरे रूम में रख देना है, जिससे कि उस प्लांट में स्टोर सारा स्टार्च खत्म हो जाए। उसके बाद से उस प्लांट को निकाल के सनलाइट में रख देना है। ठीक, कुछ देर के लिए रखना है, जिससे कि प्लांट का कुछ पार्ट में स्टार्च स्टोर हो पाए। और हम जैसा अभी लीफ का स्ट्रक्चर बनाए थे कि कुछ पार्ट हमको ग्रीन कलर का दिखेगा। ठीक, अब हमको टेस्ट करना है कि उसमें स्टार्च है या नहीं। तो उसको सबसे पहले हम पानी में बॉयल करेंगे, फिर उसको अल्कोहल में कुछ देर के लिए बॉयल करेंगे, उसको अच्छे से धुल के फिर उस पर आयोडीन डालेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि लीफ का वो जो पहले ग्रीन पार्ट था वो अभी ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो इससे प्रूफ हो गया कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है। इतना क्लियर हो गया सबको। और अभी हम लोग को लीफ के एक और पार्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है। कौन सा पार्ट है वो? स्टोमाटा। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने में CO2 बहुत इम्पोर्टेंट है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? कोई तो पार्ट होता होगा ना जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे, चाहे जो भी O2 हुआ उसको रिलीज करे, ऐसा सब कुछ तो होता होगा। तो यस, लीव्स में स्टोमाटा पाया जाता है। स्टोमाटा found in leaves for inhalation or exhalation। किसी का भी इनहेलेशन हो सकता है, किसी का भी एक्सहेलेशन हो सकता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम पे CO2 को इनहेल किया जाता है और उसके बाद जो O2 बनता है उसको एक्सहेल कर दिया जाता है। लेकिन जब प्लांट ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। और इनहेलेशन एंड समटाइम it also do transpiration। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन तो हम बता दिए। ठीक, अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन हम बताए हैं कि प्लांट्स नीचे सॉइल से वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब करते हैं। तो जितना अमाउंट यूज हो पाता है
स्टोमाटा के द्वारा। ठीक, अब आप लोग सारे लोग ये सोचते होंगे कि अब स्टोमाटा एक छोटा छोटा छेद ही तो है प्लांट्स के लिए, माइक्रोस्कोपिक होल है प्लांट्स के सरफेस, लीफ के सरफेस पे। आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट, मतलब अब हमने जैसे बताया कि वेस्ट वाटर ही ट्रांसपिरेशन के थ्रू जाता है, तब छेद है उसका यूजफुल वाटर भी तो जा ही सकता है एटमोसफेयर में, चाहे एक्सहेलेशन और इनहेलेशन साथ में हो सकता है, ऐसा सब तो नहीं। जो स्टोमाटा है वो गार्ड सेल से ढका हुआ होता है, देखो कैसे, ये हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया गार्ड सेल। ठीक, ये हमारा हो गया गार्ड सेल, ये ऐसे चिपका हुआ सा होता है। ठीक, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, देख लेना। ये गार्ड सेल होता है और ये अंदर का जो पोर्शन है वो हो गया हमारा स्टोमाटा, अंदर वाला पोर्शन स्टोमाटा। जब ट्रांसपिरेशन की जरूरत होती है प्लांट को, या फिर जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जरूरत होती है, तो ये गार्ड सेल ऐसे खुल जाता है। ठीक, और जब नीड बंद हो जाता है, मतलब कोई जरूरत नहीं है प्लांट को इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और ट्रांसपिरेशन करने की, तो ये जो गार्ड सेल है वो ऐसे हो जाता है। ठीक, इससे वाटर लॉस और इनहेलेशन एक्सहेलेशन ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है। ये हो गया हमारा स्टोमाटा का। स्टोमाटा का यूज भी यहाँ पे पता चल गया। अब हम लोग को एक और एक्सपेरिमेंट देखना है जिसमें ये पता चलेगा कि जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखते हैं, इसको हम लोग जनरली बेल जार एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो लाया हमारा बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट ना कंफर्म। अब बेल जार एक्सपेरिमेंट क्यों यूज होता है? फॉर इम्पोर्टेंस of CO2 in photosynthesis. Okay, तो for importance of CO2 in photosynthesis, photosynthesis के प्रोसेस में CO2 की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों CO2 की जरूरत पड़ती है, उसको बताने के लिए हमारा बेल जार एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में भी कुछ नहीं है, बस इतना समझ लो, एक प्लांट लेना है, उसको 3 दिन तक, फिर से 3 दिन तक ही एक अंधेरे रूम में रख देना है जहाँ बिल्कुल सनलाइट नहीं पहुँचता हो। ओके, वहाँ सनलाइट नहीं पहुँच रहा है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, और 3 दिन में सारा स्टार्च जो स्टोर है वो प्लांट यूज कर लेगा। ओके, अब उसमें बिल्कुल भी स्टार्च नहीं बचा है। अब उस प्लांट को क्या करो, सनलाइट में, अब ऐसा 2 प्लांट लेना है, दोनों प्लांट को अंधेरे कमरे में रखना है। ओके, जिससे सारा स्टार्च खत्म हो जाए 3 दिन तक। दोनों प्लांट को उठाओ, सेम साइज का प्लांट होना चाहिए, ले जाके सनलाइट में रख दो। सनलाइट में रखने के बाद क्या करो, उसको एक बेल जार से, जनरली बेल जार का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और यहाँ कुछ पकड़ने वाला होता है जो भी। ठीक, और यहाँ पे अपना प्लांट रख दो, जैसा भी प्लांट हो रख दो। ओके, प्लांट इसके अंदर रख दो। इस वाले ये मान लो ये A है, ये B है। ओके, यहाँ पे तुम थोड़ा सा रख दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसका फॉर्मूला आता है KOH। ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ए वाले प्लांट में
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख लो, और ये नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे तुम वैसलीन लगा दो थोड़ा सा। ओके, इस वाले प्लांट में भी वैसलीन लगा दो, जिससे कि दोनों जार के नीचे थोड़ा थोड़ा वैसलीन लगा दो, जिससे कि जो एयर है वो एयर टाइट हो जाए, एयर ना अंदर आ सके ना एयर बाहर जा सके। अब इससे ये दोनों ए और बी एयर टाइट हो गया। ए वाले में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, बी वाले में नहीं रखा है। ये दोनों प्लांट सनलाइट में ऐसे रखा गया है। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसका वर्क क्या होता है, CO2 एब्जॉर्प्शन। जितना भी CO2 इसके अंदर प्रेजेंट होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सारे को अब्सॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, ये होता है वर्क किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। अब फिर हम लोग जैसा हम पहले वाला एक्सपेरिमेंट बताए, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू दोनों का एक एक लीफ का टेस्ट करेंगे। कुछ देर तक सनलाइट में रखने के बाद दोनों जार में से एक एक लीफ प्लग करेंगे और उसका स्टार्च टेस्ट करेंगे। हम लोग पाएंगे कि इस वाले में स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इस वाले में हुआ है। क्यों नहीं इस वाले में हुआ है, क्योंकि इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है जो कि सारा CO2 अब्सॉर्ब कर ले रहा है। CO2 नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो स्टार्च का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। और इसमें CO2 भी है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो स्टार्च का फॉर्मेशन भी हो रहा है। इतना क्लियर हो गया, ये बेल जार एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया सबको। अब लास्ट टॉपिक आज का, आज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का लास्ट टॉपिक है। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट क्लियर, स्टार्च टेस्ट एक्सपेरिमेंट क्लियर। अब हम लोग को देखना है कि जो प्लांट्स हैं वो केवल फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड नहीं रहते हैं, केवल स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड नहीं रहते हैं। उनको नाइट्रोजन भी चाहिए होता है, फास्फोरस वगैरह भी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। जैसे हम लोग जानते हैं लेगुमिनस प्लांट्स, जैसे कि दलहन पौधे जिसको कहा जाता है, उसमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। या तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी नाइट्रेट और नाइट्राइट से अपना नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करते हैं, या फिर उनके रूट्स में एक राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, वो रूट में पाया जाता है, एक नोड्यूल फॉर्म में रहता है। नोड्यूल फॉर्म इन द रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट। ठीक, जो राइजोबियम होता है वो रूट के नोड्यूल में प्रेजेंट होता है। कैसे प्लांट के, तो लेगुमिनस प्लांट के रूट के नोड्यूल में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इस ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्राइट और नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जो प्लांट है वो केवल कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करता है, बल्कि वो नाइट्रोजन और फास्फोरस भी उसको जरूरत होता है। मैनी अदर थिंग्स प्लांट ऑल्सो नीड नाइट्रोजन एंड फास्फोरस and many other things. ठीक, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारा फिनिश होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ पे खत्म हो गया। क्लियर। अब हम लोग को स्टार्ट करना है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्टार्टिंग में बताया था दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रॉफिक यानी जो सेल्फ खुद ही भोजन बनाता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता है, और
एक सेकंड होता है हेटेरोट्रॉफिक, ठीक, जो दूसरों पे ही डिपेंड होता है, ठीक, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता है। थोड़ा सा स्टार्ट किया जाए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। देखो इसमें ऑटोट्रॉफिक क्लियर हो गया। हेटेरोट्रॉफिक में देखना ये है कि हम लोग जनरली जितने भी एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉफिक के ही अंदर आएंगे, क्योंकि किसी भी एनिमल्स में, हम लोग भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, किसी भी एनिमल्स में उतनी एबिलिटी नहीं है कि वो सेल्फ मेड फूड बनाए। लोग बनाते तो अपने हाथ से हैं, लेकिन डिपेंड प्लांट्स पे रहते हैं या कभी कभी अदर एनिमल्स पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहते हैं, ठीक। तो ये इसमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जनरली हम लोग की बात की जाएगी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा जाएगा कि कहाँ हमारा कौन सा ऑर्गन पोजिशनिंग करता है, कहाँ उसका पोजीशन है, ठीक। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अब बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।